So hello everyone, we are going to analyze the Hindu newspaper for 22nd फरवरी। ठीक है, तो आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं 22 फरवरी का न्यूज़पेपर। और इसमें जो सबसे पहली न्यूज़ है ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल न्यूज़ है। और देखिए, हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, ना ही वो कोई ऐसा इशू है कि आपको भी उसके डिटेल में जाना चाहिए, बट यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर इशू को टैकल करेंगे। तो इस न्यूज़ के थ्रू हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करेंगे जो कि आपके एथिक्स जो पेपर 4 है उसका पार्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को बता देता हूं कि ये है क्या। देखिए, अभी रिसेंट में क्या हुआ, कर्नाटका के दो ब्यूरोक्रेट हैं। पहली है आपकी आईपीएस ऑफिसर, ठीक है, रूपा मुदगिल जी, और दूसरी है आपकी आईएएस ऑफिसर जिनका नाम है, यहां पे आप देख सकते हैं, आईएएस ऑफिसर रोहिणी सिंदूरी आईएएस ऑफिसर एंड आईपीएस ऑफिसर जो है वो है रूपा मुदगिल जी। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई इनका पर्टिकुलर इशू था और उस इशू पे इन्होंने एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं। बहुत सारी प्राइवेट चैट, प्राइवेट फोटो भी वायरल हुए हैं गूगल पे। तो ये एक पर्टिकुलर इशू आया है और यहाँ पे हम बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी में जो उनका जो पर्टिकुलर उनका बिहेवियर क्या होना चाहिए और इसका लार्जली इम्पैक्ट क्या होता है। और इस टॉपिक के अंदर देखिए, कभी भी मेंस एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर आपसे इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्या यहां पे अगर हम प्राइवेट एथिक्स और पब्लिक एथिक्स की बात करते हैं या फिर प्राइवेट स्पेस में जो आपकी कैरेक्टर है, प्राइवेट स्पेस में जो चीजें हैं, क्या वो पब्लिक स्पेयर को इम्पैक्ट करती है या पब्लिक में जो आप एक्टिविटी करते हैं उसको इम्पैक्ट करती है। तो देखिए, यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर इशू पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ चैनल में आपको मिलेगी। और वो अभी रिसेंट में जो न्यूज़ थी वो क्या था, इन दोनों को ट्रांसफ़र कर दिया गया है विदाउट एनी पोस्टिंग। ठीक है, तो ये एक तरीके का पनिशमेंट ट्रांसफ़र टाइप होगा। ठीक है, तो वहाँ पे एक डिसीजन लिया गया है। और ये टॉपिक आएगा किसके अंदर, ये आएगा आपका पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एथिक्स। देखिए, यहाँ पे मैं आपको महाभारत का एग्जांपल बताता हूँ कि बहुत बार लोग बोलते हैं कि जो प्राइवेट स्पेयर में आप करते हैं जरूरी नहीं है कि वो पब्लिक स्पेयर में इम्पैक्ट करेगा। जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं या आप किसी भी जगह पे आप ब्यूरोक्रेट है, बट मेरा अपना पर्सनल मानना है, बहुत सारे लोगों की ये ओपिनियन है कि जो आप प्राइवेट स्पेयर में करते हैं वो पब्लिक स्पेयर में इम्पैक्ट करती है, जरूर इम्पैक्ट करती है। हाँ, वहां पे एक थिन लाइन होनी चाहिए। ठीक है, वाइड नहीं होनी चाहिए, वो आप पूरी तरीके से उसे डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते प्राइवेट और पब्लिक लाइफ को, बट एक थिन लाइन जरूर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर इन दोनों के बीच में कोई ऐसा इशू था, वो प्राइवेटली उसको रिजोल्व कर सकते थे, उसको वहीं पे रख सकते थे। यहाँ पे एक थिन लाइन होनी चाहिए थी। बट जब हम बात करते हैं क्या वो कैरेक्टर आपका जो आप प्राइवेट लाइफ में कर रहे हैं वो आपके पब्लिक लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो इसका आंसर है यस, करेगा। वो हो सकता है कि टू ए ग्रेटर एक्सटेंड करे या फिर लेसर एक्सटेंड करे। यहाँ पे भी आपने देखा कि दोनों के बीच में इशू हुआ, इशू के बाद में दोनों को का ट्रांसफर कर दिया गया, तो उनका जो पब्लिक स्पेयर में उनका वर्क है क्या उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा, उनकी एफिशिएंसी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो पड़ा होगा पक्का। ठीक है, तभी तो उनको ट्रांसफर भी किया गया, तो इसको वोल्यूशन भी माना गया। ठीक है, अब बात करते हैं महाभारत पीरियड की। देखिए, महाभारत पीरियड में क्या हुआ था, आपने देखा होगा कि जो महाभारत वॉर था उसका बेसिक रीजन क्या था। अगर मैं आपसे पूछूं कि महाभारत वॉर में बेसिक रीजन क्या था, तो वहां पे ये था, जो अगर आप धृतराष्ट्र जी का लाइव देखें तो उन्होंने क्या रखा, उन्होंने जो उनका जो पर्सनल रिलेशन है, जो प्राइवेट रिलेशन है, उसको कहां पे लेके आ गए, वो अपने पब्लिक स्फीयर में। वो जो थिन लाइन होनी चाहिए थी, जो राजा का एक धर्म होता है वेलफेयर ऑफ सिटीजन, वो नहीं निभाया उन्होंने। क्या होता है राजा का धर्म, वेलफेयर ऑफ सिटीजन। ये किसका हिस्सा है, ये आपका पब्लिक स्पेयर का हिस्सा है। उन्होंने क्या निभाया, जो प्राइवेट रिलेशन है उसका, प्राइवेट स्पेयर में जो उनका रिलेशन था दुर्योधन के साथ में। ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं जो ये थिन लाइन होनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं रखी। ये दोनों कंफ्यूज हो गए एक तरीके से, और इसकी वजह से क्या हुआ, आपका इम्पैक्ट पड़ा। तो उन्होंने अगर उनकी प्राइवेट लाइफ की बात करें तो उन्होंने क्या किया, एक तरीके से पांडवों के साथ चीट किया। तो क्या एक ऐसा पर्सन जो चीट करेगा किसी को, वो पब्लिक लाइफ में एक अच्छा राजा बन सकता है? तो नहीं बन सकता। वहां पे क्या होगा, इनजस्टिस होगा। और जिस भी राज्य में इनजस्टिस होता है वहीं पे रिवॉल्यूशन आता है, उसके खिलाफ जनता विद्रोह करती है, अच्छा शासन वो चल नहीं पाता। आप कहीं पे भी देख लीजिए, जो भी राजा करप्ट होगा उसका शासन कुछ टाइम बाद या एक दो जनरेशन बाद उस पर्टिकुलर शासन में क्या हो जाएगा, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप एग्जाम्पल लीजिए मुगल्स का। जब लेटर मुगल की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या हुआ, लेटर मुगल
लेवल में वहां पे करप्शन आया, जो पर्टिकुलर जो किंग था, ठीक है, वो एम्परर था, उसकी जो अपनी खुद की उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, उसमें जो उसका कैरेक्टर था वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, उसी के साथ में आपका राज्य भी डिक्लाइन हो गया। तो इसीलिए जब हम एरिस्टोक्रेसी की बात करते हैं तो वहां पे कुछ प्राइवेट चीजें हैं, वहां पे एक थिन लाइन आपको रखनी पड़ेगी। कभी भी आपके जो पर्सनल रिलेशन है वो इंपैक्ट नहीं करने चाहिए आपकी पब्लिक लाइफ में, आपको उन्हें क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करके रखना पड़ेगा, बट आपका जो कैरेक्टर है वो हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा। तो दोनों ही चीजें हैं, एक थिन लाइन रखनी है और प्राइवेट में भी आपका कैरेक्टर बेटर है तो पब्लिक लाइफ में वो रिफ्लेक्ट करेगा। दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड एक इशू है, एथिक्स पेपर 4 में आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, आपको एक एथिकल डायलेमा की सिचुएशन दे देंगे, ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब हम हमारी नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, जो है कि रिलेटेड टू एस्ट्रोसैट मिशन ऑफ इसरो, ठीक है। आपको पता है कि एस्ट्रोसैट मिशन क्या है, इंडिया का ये फर्स्ट मल्टीवेव स्पेस टेलीस्कोप है, ठीक है, डेडिकेटेड एक एस्ट्रोनॉमी मिशन है इंडिया का, जिसमें क्या कर रहा है इसरो ने इसमें एम किया था कि हम स्टडी करेंगे जो भी पर्टिकुलर सेलेस्टियल बॉडी होती है, उनसे पर्टिकुलर जो भी आपकी रेडिएशन आती है उनकी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये कब हुआ था लॉन्च, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका 28 सितंबर 2015 को ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये किस ऑर्बिट में था, ये था आपका 650 किलोमीटर ऑर्बिट में, ठीक है। किसने लॉन्च किया था, आपका PSLV C30। देखिए तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। ईयर ऑफ लॉन्च पूछा जा सकता है, पर्टिकुलर जो मिशन का जो लॉन्च व्हीकल है उसके बारे में पूछा जा सकता है, और किस पर्टिकुलर ऑर्बिट में लॉन्च किया गया, ठीक है। अब न्यूज क्या है, न्यूज है इसरो ने क्या किया है, इसरो ने बोला है कि यहाँ पे जो भी रिसर्चर और साइंटिस्ट है उनके लिए ये एक ओपन अपॉर्चुनिटी है, वो रिसर्च कर सकते हैं जो भी डेटा हमें एस्ट्रोसैट से मिला है, ठीक है। तो इसरो एक तरीके से इन्वॉल्व कर रहा है जो आपके साइंटिस्ट है, चाहे वो इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट हो या फिर अपने जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए साइंटिस्ट है, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। इससे दोनों तरीके से क्या होगा, एक एंगेजमेंट बढ़ेगा, इसरो का जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसके साथ में बेटर एंगेजमेंट होगा, और ये हेल्प करेगा इंडिया को, ठीक है, उसके जो भी साइंटिफिक जो मिशन होते हैं उसमें, ठीक है। तो एस्ट्रोसैट मिशन आप याद रखना, बहुत बार पूछा गया है प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में और आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी के साथ में देखिए मैंने आपको बताया कि ये पर्टिकुलरली जो एक्सरे है, ऑप्टिकल, यूवी स्पेक्ट्रल जो बैंड्स हैं उनको स्टडी करेगा, उनकी स्टडी करने के लिए ही ये मिशन था। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये पर्टिकुलर जब हम स्पेक्ट्रम की बैंड की बात करते हैं तो जनरली हमारा जो भी रेडिएशन, देखिए एक सिंपल इस चीज को समझना, हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपने इस टाइप का स्पेक्ट्रम बैंड ये देखा होगा, एक आपका रेडियो स्पेक्ट्रम है और दूसरा आपका ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम है, ये पूरा इसको बोलते हैं EM बैंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बैंड है, ठीक है। यहां पे ये क्या है, देखिए कोई भी आपकी बॉडी जो है वो क्या करती है, रेडिएशन करती है, एनर्जी को एमिट करती है। वो एनर्जी को एमिट किस फॉर्म में कर सकती है, किस फ्रीक्वेंसी पे कर सकती है, उसी का ये बैंड होता है। सिंपली आपको ये समझना है, ठीक है। तो कहीं से जैसे कोई भी पर्टिकुलर बॉडी एनर्जी को एमिट करेगी, वो एनर्जी को एमिट किस फ्रीक्वेंसी पे करेगी, किस रेंज, यहाँ पे दोनों आपकी रहेगी, हमने डिवाइड किया है रेडियो और आपका ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सिंपली EM जब स्पेक्ट्रम बैंड को आप देखते हैं तो आपको सिंपली उसे समझना है कि हमने ये EM बैंड बनाया क्यों है। EM बैंड इसलिए बनाया कि हम ऑब्जर्व EM बैंड को देख के करते हैं कि भाई आपकी जो पर्टिकुलर बॉडी है वो क्या क्या आपकी जो एनर्जी है एमिट कर रही है किस फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना, से कभी EM बैंड को आपको पता होना चाहिए, और ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो वो पूरा बैंड आपको PPT में मिल जाएगा, उससे आप देख लेना कि रेडियो कितने पे है, ठीक है, अलग अलग, और जो हमारा विबग्योर सिस्टम भी है वो कितने पे है। अब न्यूज है आपकी वोस्त्रो अकाउंट से रिलेटेड। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है और आपको इसे समझने के लिए मैं एक सिंपल चार्ट बनाऊंगा। अभी रिसेंट में मैं आपको न्यूज बताऊं तो क्या हुआ है कि आपका जो स्पेशल रूपी वोस्त्रो अकाउंट है, ये बहुत सारे जो रशियन बैंक है, यहाँ पे आपको एक डेटा मिल जाएगा कि एटलीस्ट जो है आपके 20 रशियन बैंक्स है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक
स्पेशल रूपी वोस्त्रो अकाउंट ओपन किया है इंडियन बैंक के साथ में। अब आप पूछेंगे कि सर ये वोस्त्रो अकाउंट क्या है, यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी देखने को मिल जाएगा, बट इससे आप समझेंगे नहीं पूरा, तो इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड का यूज करूंगा। पीपीटी में इसको देख लेना। वोस्त्रो अकाउंट क्या है? एक अकाउंट है जो कि आपके डोमेस्टिक बैंक होल्ड करते हैं फॉरेन बैंक के लिए, ठीक है, डोमेस्टिक बैंक फॉरेन बैंक के लिए होल्ड करते हैं। अभी मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, ठीक है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये आप एज्यूम करिए कि ये ए बैंक है और ये बी बैंक है, सिंपली, ठीक है। और आप मान लीजिए कि ये ए बैंक जो है ये पर्टिकुलर कोई अफ्रीकन कंट्री में है। देखिए मैं अभी इंडिया का एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, तो आप उससे इंडिया का भी एग्जांपल आप ले, कुछ भी आप एग्जांपल ले लीजिए, पर कोई पर्टिकुलर अफ्रीकन कंट्री है और यहाँ पे आप मान लीजिए वेस्ट में जैसे यूएसए की हम पर्टिकुलरली बात करते हैं, ठीक है, तो यूएसए की एक कंट्री है। अफ्रीकन कंट्री में एक बैंक है एक्स बैंक। ये एक्स बैंक की कोई भी फॉरेन ब्रांच नहीं है, यूएसए में इसकी कोई ब्रांच नहीं है, ये इंटरनेशनल बैंक नहीं है, ठीक है। तो और यहाँ पे जो आपका यूएसए है, यहाँ पे कुछ नाइजीरियन लोग रह रहे हैं। मान लीजिए अफ्रीकन कंट्री वो नाइजीरिया ही है, तो वो नाइजीरियन लोग रह रहे हैं और उनको क्या करना है, अपना पैसा वापस भेजना है कंट्री में ए में, ठीक है, और उनका अकाउंट सिर्फ यहाँ पे है। तो अब ये क्या करेगा, ये जो आपका बैंक है ए बैंक, ये एक अकाउंट ओपन करेगा बी में, एक अकाउंट ओपन करेगा बी में, ठीक है। उस अकाउंट के थ्रू यहां पे जो पर्सन है वो यहां पे पैसे डालेगा। वो पैसे यूएस, आपको पता है कि यूएस में वो यूएस डॉलर चलता है, तो यूएस डॉलर में वो अकाउंट होगा, वो पर्टिकुलरली फिर यहां पे ट्रांसफर करेगा, वो भी डॉलर में आएंगे। फिर ये जो पर्टिकुलर पर्सन है वो नाइजीरियन करेंसी में जहां पे भी वो पैसे भेजना चाह रहा है उनको पैसे प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो जब हम ए से बी में अकाउंट हम ओपन करेंगे वहां पे, तो हमारा यहां क्या होगा, यहां पे एक अकाउंट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, वोस्त्रो अकाउंट, ठीक है। और इस पर्टिकुलर बैंक के लिए वो अकाउंट क्या होगा, उस टर्म को हम कहते हैं नोस्त्रो अकाउंट, ठीक है। समझ गया वोस्त्रो अकाउंट क्या होगा। इस पर्टिकुलर बैंक ने इस बैंक में अपना अकाउंट खोला, एक डिपॉजिट अकाउंट होता है, सिंपल जैसे हम किसी बैंक में अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। हम किसी बैंक में, हमारा अपना तो कोई बैंक नहीं है, ऐसे ही इस पर्टिकुलर कंट्री में जो ये बैंक है इसका अपना वहां पे ब्रांच नहीं है, तो इसने किसी बैंक में ही अपना एक अकाउंट खोल लिया, ठीक है। तो ये फॉरेन कंट्री का अकाउंट होता है, फॉरेन कंट्री के किसी बैंक का अकाउंट होता है, और पर्टिकुलरली किस में होगा, फॉरेन डिनोमिनेशन में होगा। नाइजीरिया के लिए, अफ्रीकन कंट्री के लिए यूएस क्या है, यूएसए की करेंसी क्या है, ये फॉरेन डिनोमिनेशन, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर अकाउंट वोस्त्रो होगा और इस बैंक के लिए ये अकाउंट होगा नोस्त्रो अकाउंट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट और लास्ट न्यूज है ये है आपकी मालाबार एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो मालाबार एक्सरसाइज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये सबसे पहले 1992 में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कब स्टार्ट हुई थी आपकी 1992 में एज ए बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड यूएसए। इंडिया और यूएसए के बीच में एज ए बायलैटरल एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ था, दोनों की नेवी के बीच में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अगर आज के टाइम की मैं बात करूं तो यहाँ पे 4 कंट्री अब इसमें इंगेज होती है आपकी, जो क्वाड का मेंबर भी है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूएसए। ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए इसका जियोपॉलिटिकल बहुत ही सिग्निफिकेंस है। अगर आप देखेंगे चाइना क्या कर रहा है, बीआरआई के थ्रू जो मैरीटाइम रूट है, जो इंडो पैसिफिक ओशियन से जाता हुआ सारा रूट है, उसको एक तरीके से चाइना क्या करना चाह रहा है, चाइना वहां पे अपना होल्ड इंक्रीज कर रहा है। तो उसको रोकने के लिए ये क्वाड ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है, आपको पता है कि उसमें 4 मेंबर हैं। तो ये मालाबार एक्सरसाइज क्या देती है, एक स्ट्रेटेजिक डायमेंशन देती है। चारों की नेवी एक साथ में जॉइंट ऑपरेशन करेगी, जॉइंट एक्सरसाइज करेगी, दोनों के बीच में सिनर्जी ज्यादा, चारों के बीच में सिनर्जी ज्यादा होगी। तो चाइना का जो होल्ड है, चाइना का जो असर्शन है, उसको हम टैकल कर सकते हैं मिलकर, ठीक है। इसलिए मालाबार एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी इंडिया क्वाड की बात हो, क्वाड की स्पेशल बात हो, या फिर इंडिया पॉलिसी इन इंडो पैसिफिक रीजन की बात हो, या इंडिया की इंडियन ओशियन पॉलिसी की बात हो, ठीक है, तो कोई भी ऐसा इशू आएगा उसमें आपको मालाबार एक्सरसाइज का मेंशन जरूर करना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है इंडिया की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का, ठीक है। तो ये अब कंडक्ट न्यूज क्या है कि ऑस्ट्रेलिया जो है इसे होस्ट करने जा रहा है,
और ये ऑस्ट्रेलिया की क्या होगी, ऑस्ट्रेलिया की ये पहली मालाबार एक्सरसाइज होगी। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया था कब, अक्टूबर 2020 में। 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया था, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की पहली एक्सरसाइज है, ओके। और जो इससे पहले की अगर एक्सरसाइज है वो कहां पे हुई थी, वो जापान में हुई थी 15 नवंबर 2022। वो कितने थी, वो एडिशन था 26 एडिशन। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इस टाइप के फैक्ट आपके प्रीलिम्स में आ सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक डायमेंशन में इसकी बता दी क्यों इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज पर्टिकुलरली। चारों मेंबर है किसके, क्वाड ग्रुप के, जिसमें मैंने बताया कि ये चारों जो है आते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लग रहा है। हमारे चैनल पे जो न्यूज़ आ रही है, धीरे धीरे हम इसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ भी जाएंगे और फिर आपके रिकमेंडेशन जो भी रहेंगे, आपके जो व्यूज़ रहेंगे, ओपिनियन रहेगी, बाकी स्टूडेंट से डिस्कस करके हम इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे और अच्छे तरीके से देख रहे हैं जो न्यूज़ हमें वो टैकल करनी है, एडिटोरियल को लेके आना है, वो सब हम धीरे धीरे इसको स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।